वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत से मुतालिक। अच्छा जी, सेहत जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि हम बहुत सारे पैसे कमाते हैं और बहुत सारी तरक्की करते हैं, पैसे कमा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन सेहत का ख्याल नहीं रखते, हेल्थ के मामले में लापरवाही करते हैं। और ख़ास तौर पे जब मैं बात करूं ख़वातीन की, तो ख़वातीन से रिलेटेड जो हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं उसमें तो बेशुमार ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर अगर आप डिस्कशन करें तो आप डिस्कशन करते ही रह जाएंगे और वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन गुफ्तगू जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो आज हम बात कर रहे हैं मेनली एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ ख़वातीन की अपनी ज़िंदगी से भी है और फ्यूचर से भी है, क्योंकि अगर वो इस सिचुएशन से गुजरती हैं जिस टॉपिक के बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ, इट्स अबाउट रिकरेंट मिसकैरेजेस। इसके वजह से उनकी लाइफ पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, उनके फ्यूचर पे जो इम्पैक्ट पड़ता है और उनकी ओवरऑल लाइफ डिस्टर्ब होती है, उसके बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, उसके बहुत सारे की फैक्टर्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो बार बार मिसकैरेजेस होते हैं, ये मिसकैरेज होता है क्या ये अर्ली मैरिजेस की वजह से होता है, इसका क्या प्रॉब्लम होता है, विटामिन की है या फिर कोई जेनेटिकली इशू होता है, इसकी वजूहात भी जानेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर आयशा मुश्ताक मौजूद हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आयशा, बार बार मिसकैरेज होना या किसी का शादी के बाद पहली दफ़ा मिसकैरेज होना और फिर कभी माँ ना बनना, इसकी क्या वजूहात होती है? बिल्कुल सब, मिसकैरेज देखें एक जो है वो कॉमन कंडीशन है, ये अनकॉमन नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि जब पेशेंट कंसीव करती है या कोई भी लेडी कंसीव करती है ना, तो इनिशियल 3 मंथ्स जो ना दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें 10 to 12% चांस होते हैं कि इसमें हमारा जो भी कंसेप्शन है वो मिसकैरी हो सकता है। एक मिसकैरेज होना जो वो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर किसी लेडी के जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, जिसे हम रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं कि बार बार हमल का ज़ाया होना, इट इज़ नॉट नॉर्मल। अगर इस कंडीशन पे पेशेंट आ जाए ना, तो फिर उसमें उसको डायग्नोस करना, उसकी हिस्ट्री को डिग आउट करना और ट्रीटमेंट देना जो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो किस तरह ट्रीटमेंट किया जाए, क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, कैसे आगे लेके चला जाए? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हमें जो वो डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है ना, कि उसका अगर मिसकैरेज हुआ है तो वो क्यों हुआ है। अगर किसी ने फ़र्स्ट टाइम कंसीव किया है और उसका मिसकैरेज हुआ है, वो नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि कुदरत की तरफ से होता है कि अगर कोई फीटस नॉर्मल नहीं बना होता, उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो, जैसे जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएं या क्रोमोसोमल हो, यूजुअली 70 to 80% जो है ना वो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकते, वो वैसे ही मिसकैरी हो जाते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर कोई पेशेंट हमारे पास आती है कि जिनके बार बार मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, तो हम उनसे पहले हिस्ट्री पूछते हैं कि उनका जो ये कंसेप्शन है या जो उसने कंसीव किया है, वो उसने स्पॉन्टेनियस किया है या उसने मेडिकेशन के थ्रू किया है, क्योंकि बहुत सारी पेशेंट होती हैं जो कंसीव ही नहीं कर पाती हैं किसी रीज़न से। ठीक है, अगर उसने जो है वो मेडिकेशन के थ्रू किया है तो उसको डिग आउट करना होता है कि हो सकता है कि उसके अंदर कोई हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़ हों, चाहे वो पेशेंट के अपने अंदर हो या उसके हस्बैंड के अंदर हो, दोनों पार्टनर्स में हो सकती हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक तो हमने हिस्ट्री से ये पूछ लिया। दूसरा, हम पेशेंट से है ना ये पूछते हैं कि उसको जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है या पीरियड्स है वो उसका रेगुलर है या नहीं है। उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि पेशेंट को ओव्यूलेशन नहीं हो पाती, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है। फिर हम उसकी डायग्नोसिस के ऊपर आते हैं। पेशेंट के एग्जामिनेशन के बाद जो डायग्नोस करते हैं हम, तो उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, कुछ हार्मोनल टेस्ट कराए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड्स कराए जाते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस में हमारे पास एंडोक्राइन इश्यूज़ होते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है थायराइड डिसऑर्डर। अगर किसी पेशेंट को थायराइड प्रॉब्लम है तो उसमें या तो वो कंसीव नहीं करेगी या फिर मिसकैरेजेस होते रहते हैं उसमें। कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, शुगर के पेशेंट या तो कंसीव नहीं कर पाएंगे या उनमें मिसकैरेजेस हो जाएंगे, या हमने जैसे पहले भी बात की थी कि वो सडन आईयूडी या इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है उन पेशेंट्स में। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा रीज़न है कि अगर किसी पेशेंट में जो है ना, हम क्या करते हैं, अपनी जो प्रेगनेंसी होती है ना उनको 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स कि इनिशियल 3 मंथ्स, मिडिल 3 मंथ्स एंड लास्ट 3 मंथ्स, राइट। जो इनिशियल 3 मंथ्स होते हैं उसकी कॉजेज़ डिफरेंट होती हैं, जो मिड 3 मंथ्स होते हैं उसकी कॉजेज़ डिफरेंट होती हैं, उसके डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस है ना, इनिशियल 3 मंथ्स में किसी को ज़्यादा मिसकैरेजेस होते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि या तो उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। अगर उसने वो फीटस अबॉर्ट किया है तो हम उनके जो टिश्यूज़ होते हैं ना उसको हम लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के लिए
या हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं, ठीक है। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज है, ठीक है, जो मिड के 3 मंथ्स है, उसमें ज़्यादातर ये होता है कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी जिसे हम कहते हैं, कि जो बच्चेदानी का मुंह का हिस्सा होता है ना, उसमें इतनी ताकत नहीं होती है, उसकी लेंथ छोटी होती है, जो वो अर्ली डायलेट हो जाती है। अगर उसकी वजह से मिसकैरेज हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद होता है, वो डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं। और अगर किसी पेशेंट को कोई मेडिकल रीज़न से है तो आप उसको ट्रीट कर लीजिए। सही, बिल्कुल, उसको ट्रीट कर लें। अच्छा, अर्ली मैरिजेस के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि जहाँ पर अर्ली मैरिज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। यूजुअली यही होता है ना कि अगर आपकी शादी जल्दी हो जाती है तो आपके जो फैमिली है वो जल्दी बन जाती है, और फिर आप अपने बच्चों के साथ ही बड़े हो रहे होते हैं। वो टाइम आपका ऐसा होता है कि उसमें आपके जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो आप भी उनके साथ बड़े हो रहे होते हैं, और फिर लोगों को इस बात का यकीन भी नहीं आ रहा होता कि भाई आपने सुना होगा ना वो मुहावरा कि भाई यू लुक सो यंग, इस तरह के भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो वहाँ जहाँ पर बहुत सारे सोशल फ़ायदे होते हैं, वहाँ इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है? अर्ली मैरिजेस के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, ये बताइए। देखिए, अर्ली मैरिज सोशली तो अच्छा है कि आपने किसी की अर्ली मैरिज कर दी, वो अच्छी बात होती है। इस्लामिकली भी ये एक अच्छी बात है दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेडिकल या साइंटिफिक लॉजिक की ना, अगर हम उस पर बात करते हैं कि तो एज मैटर्स अ लॉट, स्पेशली एक लेडी की एज जो ना बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर अर्ली स्टेज में उसकी शादी हो गई है तो हमने पहले भी बताया था कि उसके जो मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए होते हैं। उसकी जो एग क्वालिटी होती है ना, वो इतनी अच्छी मेच्योर नहीं होती कहते हैं। अगर उसकी अर्ली मैरिज हुई है तो उसका जो फीटस होगा वो जल्दी अबॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर लेट मैरिजेस है ना, ठीक है, अगर 40 है, 40 के बाद हुई है तो उसमें भी मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सट्रीम ऑफ एज हो, चाहे वो 20 से बिफोर हो, चाहे वो 35 या 40 के बाद हो, तो उसमें जो है वो मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू हमारे पास अगर जो है वो 21 से 30 के दरमियान एक पेशेंट है, ठीक है। और अगर अर्ली मैरिज हुई है और पेशेंट के बार बार मिसकैरेजेस भी हो रहे हैं तो उसमें एक चीज़ हमारे पास आती है यूट्राइन एनॉमली, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि यूट्रस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है जो इनिशियली डायग्नोज नहीं होती है, लेकिन जब पेशेंट बार बार मिसकैरी करती है या फीटस अबॉर्ट करती है तो बाज़ औक़ात कुदरती तौर पे जो यूट्रस होता है वो सही नहीं बना होता, उसके अंदर कोई झिल्ली होती है, सेप्टम होता है, या बाइकॉर्मेट जिसमें डबल यूट्रस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी जो है ना वो फीटस को इतनी जगह ही नहीं मिलेगी कि वो आगे ग्रो करे। वो पेशेंट कंसीव तो कर लेगी, लेकिन क्या होगा कि 2 महीने 3 महीने पे पहुंचा बेबी या 4 मंथ्स पे पहुंचा तो उसके पास इतना रूम या स्पेस ही नहीं है कि वो आगे ग्रो करे, तो वो मिसकैरेज हो जाएगा उसका। सही, फिर वो ज़ाहिर है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सही। अच्छा, इससे अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, ये बताइए कि लोग इस प्रॉब्लम में ना पड़े। और जाहिर सी बात है फिर आगे गो थ्रू करना होता है, उनको अपना मेडिकल एग्जामिन करना होता है, बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ है, फैमिली है, सोशल लाइफ है। बिल्कुल, देखें, डायग्नोसिस आपकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर डायग्नोज कर लिया ना कि कॉज क्या है तो आप उसको अच्छे से ट्रीट भी कर सकेंगे। आपने अगर सही डायग्नोज कर लिया, आप रूट कॉज तक पहुंच गए, फिर आपने उसकी ट्रीटमेंट की तो वो आपको फ़ायदा भी देगी। ये डॉक्टर आयशा आपने बहुत अच्छी बात की है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जब आप उनके पास रैंडम जाते हैं चेकअप के लिए तो वो आपको रैंडम चेकअप करते हैं और शायद वो पेशेंट से या पेशेंट के इस गुस्से से भी डर रहे होते हैं कि भाई पेशेंट जो है कहीं ये ना कहे कि डॉक्टर साहब ने या डॉक्टर साहबा ने बहुत सारे टेस्ट लिख दिए। आजकल है ना, आजकल हम लोगों ने भी ये बहुत ज़्यादा जो है ना कहना शुरू कर दिया है कि डॉक्टर्स बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं, तो डॉक्टर्स भी थोड़ा सा इस तरह से अवेयर हो गए और वो इस वजह से कि पेशेंट गुस्सा ना करे या पेशेंट बहुत सारे रिजर्वेशन शो ना करे, तो वो जब पहला विजिट होता है तो उसमें वो जर्नल दवाइयाँ दे के जो है वो भेज देते हैं कि जी अगर इससे ठीक हो जाए तो फाइन इनफ, वरना फिर सेकंड जो उनका विजिट होता है उसके ऊपर वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ये टेस्ट करा लें और ये टेस्ट करा लें। उसूली तौर से जब पहली दफ़ा ही कोई विज़िट को जा रहा है डॉक्टर के पास तो उसको उसकी अच्छी हिस्ट्री लेनी चाहिए, और जिस तरह से डॉक्टर आयशा और इस तरह के सीनियर्स डॉक्टर्स जब चेकअप करते हैं तो वो साथ साथ टेस्ट भी लिख के दे रहे होते हैं कि आप ये टेस्ट भी करा लीजिए। तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है जब आप लैब्स की तरफ जाते हैं, जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चलता है जी एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, फिर आपको पता चलता है जी दवाई कैसे स्टार्ट करनी है, और फिर यही नहीं, फिर बॉडी के और भी टेस्ट होते हैं, और फिर ड्रग्स जो मेडिसिन आप खा रहे होते हैं उससे ये होता है कि अगर आप कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं और कौन सी मेडिसिन किस चीज़ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, उस वजह से भी मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ख़वातीन कुछ मेडिसिन खा रही होती हैं और वो फिर बताती नहीं है,
और फिर उसके बाद जब वो डॉक्टर के पास आती हैं तो फिर वो कहती हैं जी हम तो ये भी खा रहे थे, तो इसका नुकसान सबा देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात की। और मैंने इनिशियली यही कहा था कि आपकी एक अच्छी हिस्ट्री जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक अच्छा डॉक्टर वही होता है कि जिसने पेशेंट की एक अच्छी हिस्ट्री ले ली उसको एग्जामिन कर लिया, क्योंकि आपका जो है ना वो 50% डायग्नोसिस तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पर ही बन जाता है। आपने पेशेंट से पूछ लिया उसको कोई हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं है, उसको थायराइड प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई खून जमने की बीमारी तो नहीं है जैसे हम एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम कहते हैं, उसमें बार बार मिसकैरेजेस होते हैं। कोई दवाइयाँ ले रही है, कोई एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस ले रही है पेशेंट, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही है, ठीक है, उसके पीरियड्स अगर रेगुलर नहीं है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज की है, जो भी कॉज है आप उसको डायग्नोज करके आप उसको जो है वो स्टेबलाइज करें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि पेशेंट की डायग्नोसिस जो है वो बन रही है आपकी डायबिटीज़ की या थायराइड की और वो अनकंट्रोल्ड है, आप उसको रेफ़र कीजिए उसके स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है। अगर मेडिकल डिसऑर्डर है तो आप जो है वो डायबिटोलॉजिस्ट के पास भेज दीजिए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भेज दीजिए, और एक टीम वर्क होता है क्योंकि उस मिल के फिर उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। अगर किसी के पास जो है वो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे उसके यूट्रस में एनोमली है तो उसकी सर्जरीज भी पॉसिबल हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों से आप ट्रीट कर सकते हैं। जो मेडिकेशन है आपको प्रॉब्लम कर रही हैं आप उसको अवॉइड कीजिए। और जिनके रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं ना तो उन्हें चाहिए कि वो अर्ली अपने किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि उसके इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं और ट्रीटमेंट उसको जो बर वक्त दिया जा सके। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और फिर डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि रिकरेंट मिसकैरेजेस के हवाले से ना। अच्छा, जो रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं उसमें ज़्यादातर अभी आपने जो फैक्टर्स बताए उसमें हिस्ट्री डॉक्टर को प्रॉपर लेनी चाहिए, ये पूछना चाहिए कि वो किसी चीज़ की पेशेंट तो नहीं है, पहले से उनके साथ कोई ऐसे इश्यूज़ तो नहीं है। अच्छा, सेकेंडली ये कि उनके डॉक्टर, उनको सिलेक्शन भी डॉक्टर की अच्छी करनी चाहिए। अब हिस्ट्री भी अच्छी हो गई है, ओके फाइन। अब क्या हो गया है कि जब हिस्ट्री अच्छी हो गई तो आपने अच्छा डॉक्टर सिलेक्ट कर लिया, डायग्नोस ठीक हो गया, फिर होता है ट्रीटमेंट। ज़्यादातर कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? बिल्कुल, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना हमारे पास वो होते हैं हार्मोनल या एंडोक्राइन डिसऑर्डर के साथ पेशेंट्स आती हैं। थायराइड एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं उनमें, डायबिटिक पेशेंट्स होती हैं जिनमें रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, या पॉलीसिस्टिक ओवरी के साथ पेशेंट्स होती हैं। वो या तो कंसीव नहीं कर पाती हैं, बहुत मुश्किल से कंसीव करते हैं, अगर कर लें तो या तो मिसकैरेजेस हो जाते हैं उनके, ठीक है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स तो ये हैं, ठीक है। या फिर जो मैंने बात की थी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के, बच्चेदानी के जो मुंह का हिस्सा होता है वो बहुत छोटा होता है, शॉर्ट होता है, वो जल्दी डायलेट हो जाता है जिससे बच्चा जो है वो स्पॉन्टेनियसली मिसकैरी हो जाता है, सही, ठीक है। और अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो रहा है तो उसमें ऑब्वियसली जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़, सही, बिल्कुल। और इसमें ये प्रॉब्लम भी होती है। अच्छा जी, अब कुछ इस तरह से है कि हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं ना कि ये मिसकैरेजेस हो रहे हैं, वहीं पर हम आ जाते हैं कि जिन ख़वातीन की एज ज़्यादा होती है उनका भी मिसकैरेज होता है, वो किस वजह से होता है। और फिर हम ये बात करेंगे कि वो कंसीव भी नहीं कर पा रही होती है। दोनों पहलुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन अब हमने अर्ली मैरिजेस के वाले से बात की, अब हम सेकंड ये बात करते हैं कि जो ज़्यादा एज की ख़वातीन होती हैं उनका भी मिसकैरेज हो जाता है और फिर डॉक्टर उनको कहते हैं जी अब नेक्स्ट टाइम तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप जो है वो ये अपनी फैमिली बना सकते हैं। तो वो क्या कॉम्प्लिकेशंस? इनका जो मेन रीज़न होता है ना वो होता है ओवम क्वालिटी। बिकॉज बाय द पैसेज ऑफ टाइम हमारा एज जैसे गुजरती है तो जो हमारी एग क्वालिटी होती है, ओवम क्वालिटी होती है, वो ख़राब हो जाती है वक्त के साथ। जैसे हम कहते हैं कि एंटर फॉलिकुलर काउंट, ठीक है, ओवरी के अंदर हमारे जो वो ओवम होते हैं उनकी एग्स की रिजर्वेशन या क्वांटिटी होती है, ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है और एज के साथ वो ख़राब हो जाएंगे। जब वो ख़राब हो जाएंगे तो वो कंसीव नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर कंसीव करेंगे तो वो एग्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, एब्नॉर्मलिटीज़ होना शुरू हो जाती हैं उसमें। सही, बिल्कुल। अगर किसी पेशेंट को अर्ली अगर उसने कंसीव कर भी लिया और उसको वायरल इन्फेक्शंस भी हो गए ना, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार के साथ उसको नज़ला ज़ुकाम हुआ है तो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उसमें भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं। अच्छा, उसमें भी फिर प्रॉब्लम होती है, सही। अच्छा, ये बताएं कि ख़वातीन को इस पूरे टाइम में अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना चाहिए और रेड फ्लैग क्या है, कब फ़ौरन से जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर उसने कंसीव कर लिया है, ठीक है, तो उसका साइन एंड सिम्टम्स तो ये होगा कि सबसे पहले तो वो इसी कंप्लेंट के साथ आएगी कि उसके पीरियड्स मिस हो गए, या फिर उसको नोजिया एंड वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर लेती है। तो शुरू में ही उसे चाहिए कि गायनेकोलॉजिस्ट को जाके दिखाए और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है ना वो स्टार्ट कर दे, ठीक है। फॉलिक एसिड हमने पहले भी जिक्र कर दिया है कि बहुत अच्छी चीज़ होती है बेबी की ग्रोथ के लिए भी और ह्यूमन बॉडी के लिए भी, ठीक है।
इसके अलावा अगर उसमें प्रोजेस्टेरॉन की हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है तो आपका डॉक्टर जो होता है वो आपको फ़ौरन ही प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट स्टार्ट करा देगा ताकि आपका बेबी जो वो सही से ग्रो कर सके, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो पेशेंट में, ठीक है। और उसके बाद आपने अगर कोई आपका रूट कॉज है, थायराइड है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो उसकी जो है वो ऑप्टिमाइजेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, वो ऑप्टिमाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डायबिटिक हैं, कोई डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रही हैं तो वो आपकी चेंज हो जाएंगी, सेफ़ मेडिकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा, इंसुलिन स्टार्ट कर देते हैं। अगर एपिलेप्टिक पेशेंट है तो उसकी सेफ़ दवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, एस्थमेटिक है तो वो दवाइयाँ उसकी पेशेंट की अकॉर्डिंग टू द प्रेगनेंसी चेंज कर दी जाती हैं। सही। अच्छा, अब जिस तरीके से डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि दवाइयाँ चेंज कर दी जाती है, वहीं पर इस पूरे टाइम में किस तरह की एक्टिविटी रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, उस हवाले से ख़वातीन को बताएं। देखिए, फ्रूट्स तो वो सारे ही ले सकते हैं, जो भी मौसमी फल हैं वो ले लें, अनटिल एंड अनलेस कि उसको कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है। जैसे हमने कहा था कि डायबिटिक अगर पेशेंट है तो ऑब्वियसली वो मीठे फ्रूट्स नहीं लेगी। आम, अंगूर और खजूर इस तरह की चीज़ें, पाइनएप्पल है, वो उसके लिए ठीक नहीं है। उस सूरत में तो वो डिफरेंट फ्रूट्स लेगी, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो उसको थायराइड है, वो नॉर्मल डाइट अपनी ले सकती है, सिर्फ अपनी थायराइड की मेडिकेशन जो है ना वो सही से लेगी। और रेगुलर चेकअप ज़रूरी होते हैं। हर ट्राइमेस्टर में थायराइड फंक्शन टेस्ट उसको कराना बहुत ज़रूरी होता है। हर ट्राइमेस्टर में पेशेंट की जो हम शुगर भी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, और डेली भी चेक कर रहे हैं। अगर वो हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उसका रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स वो लेगी, आयरन कैल्शियम उन पेशेंट को देंगे, और जो भी उसको प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट मिली हुई है वो लेगी। इसके अलावा अगर उस पेशेंट की डायग्नोसिस में खून जमने की बीमारी है, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है, तो उसमें हम एस्प्रिन देते हैं, खून पतला करने वाली दवाइयाँ, वो भी डॉक्टर आपको कंटिन्यू कराता है टिल 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सही, बिल्कुल। और फिर उसके बाद फिर आपका प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू हो रहा होता है। अच्छा, अब जो सारा सिनारियो है वो ये है कि हमारे यहाँ जो मिथ्स हैं प्रेगनेंसी को लेकर, मिस कैरेज को लेकर, वो क्या है? एक तो ये है ना कि जी ठीक है, अगर वाकई आप लापरवाही दिखाते हैं तो आप ज़ाहिर है आपके साथ आपके हेल्थ के साथ इश्यूज़ होते हैं, लोग खुदा न खास्ता मिस कैरेज की तरफ चले जाते हैं। लेकिन कुछ मिथ्स भी ऐसे हैं जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन जो एक्टिविटी कर सकती हैं वो भी उनको नहीं करने दी जाती, वो क्या है? देखें, जो नॉर्मल रूटीन वर्क है वो अपना कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो एक्सेसिव स्ट्रेनियस एक्सरसाइज है ना उससे अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि शुरू के 3 मंथ्स में ना बहुत गर्म या हैवी जो है ना वो चीज़ें ना खाए, वज़न ना उठाए, और स्टेयर्स वो अपना नॉर्मल जो है वो चढ़ उतर सकती है, बाकी अपने रूटीन वर्क्स कर सकती है। बेड रेस्ट अगर उसको नीड है, जैसे अगर उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है या पहले मिसकैरेज है, वो बेड रेस्ट करे बिल्कुल, लेकिन अपनी नॉर्मल मूवमेंट वो अपनी रख सकती है। बिल्कुल ठीक है, नहीं कि नॉर्मल मूवमेंट जो है वो रखी जा सकती है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं योगा नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं? नहीं, योगा तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, योगा और एक्सरसाइज ज़रूर करें, लेकिन लाइट करें, बहुत स्ट्रेनियस ना करें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ना कि भाई इस एक्सरसाइज इस पूरे टाइम में आपने एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है एंड ऑल दैट, तो स्विमिंग भी बहुत अच्छी होती है। वही पूछना चाह रही थी कि स्विमिंग बहुत सारी खवातीन जो है, अगर ये नॉर्मल आप बताएंगे तो लोग कहेंगे नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये जहाँ पर योगा है और दीगर एक्सरसाइजेज हैं वहाँ स्विमिंग भी की जाए। स्विमिंग बहुत अच्छी चीज़ है, स्विमिंग करनी चाहिए, आपको एक्टिव रखेगी, आपकी बेबी को भी एक्टिव रखेगी। और इवन ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है तो वहाँ पर पेशेंट को जो है वो वाटर बाथ भी दिया जाता है, ठीक है, और जो स्विमिंग भी कराई जाती है ताकि पेशेंट के जो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी उस वक्त अच्छी हो, ताकि डिलीवरी के टाइम पे आसानी हो। स्विमिंग गुड एक्टिविटी है। सही, बिल्कुल, स्विमिंग एक अच्छी एक्टिविटी है। अच्छा, विटामिन्स कौन से खाने चाहिए, ग़िज़ाएँ कौन सी खानी चाहिए? फल फ्रूट के हवाले से तो मैंने आपसे पूछा, ग़िज़ाएँ कौन सी खानी चाहिए, और हार्मोन्स जो हैं वो भी थोड़ा सा इम्बैलेंस होते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? शुगर इंटेक किस तरह से बैलेंस रख सकते हैं? ठीक, ग़िज़ाएँ तो आप अपनी नॉर्मल रखिए, मौसमी फल जो भी हैं, अगर आपको कोई कॉमॉर्बिड्स नहीं है, कोई जो है वो बीमारी नहीं है, तो आप अपने मौसमी फल खाइए। जो नट्स होते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है। फ़िश है वो अपनी डाइट में ज़रूर रखें, ठीक है। जो चपाती है, योगर्ट है वो बहुत अच्छा होता है, मिल्क है वो आप ले सकते हैं। फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन डी, कैल्शियम, ये हम सप्लीमेंट्स पेशेंट को ज़रूर देते हैं, वो लें। और मिल्क का इस्तेमाल अब ज़रूर कीजिए प्रेगनेंसी में। वाटर इंटेक जितना कर सकते हैं वो करें। और जैसे कि आजकल गर्मियां हैं तो उसमें जो है ना वो अपना ORS
का इंटेक आप अच्छा रखें, वाटर इंटेक अच्छा लेते रहें, क्योंकि बहुत सारी पेशेंट आती हैं बिल्कुल निढाल होकर आ रही होती हैं या नोज़िया वॉमिटिंग ज़्यादा है, तो उनमें हम कहते हैं कि आप अपना जो ना फ्लूइड इंटेक को अच्छा रखें। और ORS अगर आपसे नहीं लिया जाता है, आप थोड़े थोड़े सिप करके आप थोड़ी थोड़ी देर में ले सकते हैं। और ये कि कोई अदरक या जिंजर टी होती है, लेमन टी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, लेमन टी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी एंड बाकी चीज़ें? कॉफ़ी आप ले सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इंटेक, कैफ़ीन जो है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो मिसकैरेजेस कराते हैं। अगर आप एक दिन में 4 से 5 कप ले लेते हैं या 500 मिलीग्राम्स पर डे का कंजप्शन हो, तो वो आपका मिसकैरेजेस कराता है। तो उसको और बहुत ज़्यादा वॉक करना या एक्सेसिव एक्सरसाइज, लिमिटेड रखें, हर चीज़ आप करें, लेकिन आप अमियाना रवि कहते हैं ना, बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो मॉडरेट करें। सही। इसमें ओवरऑल दवाइयाँ जो हैं वो कम से कम खानी चाहिए, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए एंटीबायोटिक देने की, तो क्या उसको दी जा सकती है एंटीबायोटिक? बिल्कुल दी जा सकती है। सेफ मेडिकेशंस आर अवेलेबल। आप डॉक्टर की एडवाइस से जो वो सेफ एंटीबायोटिक ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि देखें अगर किसी को वायरल फीवर हो गया है, नज़ला ज़ुकाम बुखार है, तो ऑब्वियसली वो दवाई तो लेगा ही, लेकिन आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से लीजिए, खुद से ना इस्तेमाल कीजिए। सही, बिल्कुल खुद से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, और इस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये बताइए कि ख़वातीन जो हैं जब वो जब प्रेगनेंसी की तरफ आती हैं या इस पूरे टाइम पीरियड की तरफ आती हैं, तो उनको बहुत सारे एंजाइटी के भी जो है ना वो अटैक्स आ रहे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्हें एक स्ट्रेस भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि पहली दफ़ा प्रेगनेंसी में होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा होता है। तो उस एंजाइटी को दूर करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए भी क्या कुछ है? बिल्कुल है सबा। देखें, जो आपका एंजाइटी या डिप्रेशन है ना, वो आप जिस तो खैर डायरेक्टली कराते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा या नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो उसके लिए तो पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है कि जब पेशेंट हमारे पास आती है OPD में, और स्पेशली अगर उसका या तो फर्स्ट प्रेगनेंसी है या पहले कोई मिसकैरेजेस हो चुके हैं या बेबी डेड हो चुका है, तो ऑब्वियसली वो बहुत परेशान होती है। तो एक काम एनवायरनमेंट उसको देना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छी डाइट लें, अपने जो वो सप्लीमेंट्स अच्छे लें, ठीक है। और घर वालों के साथ भी काउंसलिंग करें तो ज़्यादा अच्छे, कि फैमिली के साथ उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ताकि उसकी प्रेगनेंसी और जो फीटस है वो हेल्दी ग्रो करे और उसको एक अच्छा आउटकम मिल सके। सही, बिल्कुल अच्छा आउटकम मिल सके। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आप हमारे शो पर आई। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर करेंगे ढेर सारी बात।